मराठी और नॉन मराठी का मुद्दा महाराष्ट्र में हमेशा गरमाया रहता है, क्योंकि शिवसेना की राजनीति यहीं से शुरू हुई थी और मनसे ने भी अपनी राजनीति की शुरुआत मराठी और नॉन मराठी से की। इस वक्त हमारे साथ प्रशांत चुरेह जी हैं, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और नोएडा उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। हमारे साथ मंगेश जी हैं, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर उत्तर प्रदेश नोएडा में मौजूद हैं। और मैंने मुंबई से अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू की है। हम सब मराठी को जानते हैं, लेकिन जो मुद्दा इस वक्त महाराष्ट्र में गरमाया हुआ है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। शुरुआत हम मंगेश जी से करते हैं कि ये मुद्दा आखिर गरमाता क्यों है। देखिए, एक तो मुद्दा काफ़ी पुराना है। मतलब मुझे याद है बाल ठाकरे जी के टाइम में, जब मुंबई में दक्षिण भारतीय लोग काफ़ी संख्या में आने लगे थे और वो कई सारी नौकरियां जो हैं वो दक्षिण भारतीय लोग लेने लगे थे, तो उस समय एक नारा चला था, लुंगी वाले की पुंगी बजाओ। और उसके पीछे कारण ये था कि जो सो कॉल्ड महाराष्ट्रियन अस्मिता के नाम पे जो उस समय उन्होंने राजनीति शुरू की थी कि हम जो नॉन महाराष्ट्रियन हैं उनको अगर हम यहाँ से बाहर निकालेंगे तो जो नौकरियाँ हैं वो मराठियों के ही पास जाएंगी। हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो भारत में किसी को भी कहीं भी जाके काम करने का अधिकार है। और अभी तो मैंने कल परसों एक बहुत अच्छी पोस्ट पढ़ी, किसी ने कहा कि भाई अगर मेरी मातृभाषा मराठी है तो हिंदी मेरी मौसी है, मुझे उससे बैर करने की ज़रूरत क्या है। लेकिन अल्टीमेटली पॉलिटिक्स का मामला है, चाहे वो भाषाई वोट बैंक हो, चाहे वो जातिगत आधार पे लिया जाने वाला वोट बैंक हो, मतलब वो इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है कि अभी मैं आपसे थोड़ी देर पहले बात करते हुए कह रहा था कि अब तो ट्रंप को भी एक रीजन स्पेसिफिक वोट बैंक की ज़रूरत पड़ जाती है। जो इंडियन डायस्पोरा है वो किसे वोट करेगा, तो वो किसी न किसी रूप में अपना असर दिखाता रहा है, चाहे वो भाषाई राजनीति के तौर पर हो, चाहे वो जाति की राजनीति के तौर पे हो। और रीजनल पॉलिटिक्स में भाषा और कल्चर ये हमेशा डोमिनेट करता है। आप तमिलनाडु में जाएंगे तो तमिल डोमिनेट करेगा, महाराष्ट्र में जाएंगे तो मराठी का मुद्दा डोमिनेट करेगा, और वो अल्टीमेटली पॉलिटिक्स से तो जुड़ा हुआ है ही। प्रशांत जी, हमारे पास जब हम भाषा की बात कर रहे हैं तो लैंग्वेजेस जो हैं वो 3 लैंग्वेजेस वहाँ सिखाई जाती हैं। थर्ड लैंग्वेज में आप मराठी भी ले सकते हैं, जो हिंदी मीडियम से है या स्कूल जिनका इंग्लिश मीडियम से, या बाकी और भी जो मीडियम है उसमें थर्ड लैंग्वेज आपके पास मराठी आती है। मराठी के अलावा जब आप जूनियर कॉलेज में जाते हैं, जैसे 11th-12th है, तब संस्कृत का भी एक मुद्दा होता है कि संस्कृत भी आप पढ़ सकते हैं या मराठी, आप दोनों में। तो जब सब्जेक्ट है ही है हमारे पास में जो बचपन से पढ़ रहे हैं, तो ये मुद्दा, क्योंकि मराठी ये तो एक थोपने वाली बात हो गई ना। दरअसल ये जब भी मराठी हिंदी के झगड़े की बात आती है महाराष्ट्र में और भी प्रांतों में इस तरीके का भाषाई विवाद देखा जाता है, अक्सर ये सामाजिक राजनीतिक मुद्दा हमेशा से उन आंदोलनकारियों से जुड़ता रहा है जो सामाजिक मुद्दे उठाते रहे या फिर राजनीतिक तौर पर कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि ये फायदेमंद होता है। आज भी जब ये बात कही जा रही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इस तरह के कदम को आगे बढ़ाया जा रहा है स्टेप बाय स्टेप, महाराष्ट्र में भी अब ये त्रिभाषा पद्धति को अपनाने की बात हो रही है। बिल्कुल, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जिसमें कि मराठी और इंग्लिश तो है ही, इसमें हिंदी भी पढ़ाई जाएगी। अभी तक मिडिल स्कूल में तो ये पढ़ाई होती है, लेकिन अनिवार्य रूप से अब ये हिस्सा प्राथमिक शालाओं में भी अगर हो तो विरोध इसका किया जा रहा है। शरद पवार की पार्टी है, उद्धव ठाकरे की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, ये इसका विरोध कर रहे हैं। राज ठाकरे मुखर रूप से इस पर सामने आते रहे हैं। पहले उत्तर भारतीयों की मौजूदगी वहां पर हो, उनके एग्जामिनेशन सेंटर्स पर हमले हो, इस तरह की बातें, जैसा कि मंगेश जी ने भी कहा है। लेकिन इसमें यह दिखाई देता है कि ये राजनीतिक दलों से जुड़े लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। खासतौर पर महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो ये मुद्दा इसलिए भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है, या दोनों तरह के तर्क इसलिए आते हैं क्योंकि राजधानी उसकी मुंबई है, जो कि देश की आर्थिक राजधानी है। और अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई शहर में मतलब देश और दुनिया के लोग बसते हैं। हाँ। शायद ही कोई प्रांत का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो मुंबई में नहीं बसता है। तो जितना उसको मराठी भाषी लोगों से इंटरैक्ट करने की जरूरत होती है, उतना ही वहां बड़ी तादाद में हिंदी बोलने वालों की भी मौजूदगी है। गुजराती बड़ी तादाद में पहले तो ये लगा हुआ हिस्सा था, और खासतौर पर जब आपने गुजरात का जिक्र कर दिया, क्योंकि ये जुड़े हुए थे। सेंट्रल प्रोविंस की अगर हम बात करते हैं तो जब ये सेंट्रल प्रोविंस होता था, नागपुर उसकी राजधानी हुआ करती थी मंगेश जी, और जब वो नागपुर राजधानी हुआ करती थी तब ज्यादातर हिस्सा जो था एक तरीके से वो हिंदी भाषी के तौर पर ही बिहेव करता था। उसमें महाराष्ट्र का आज का जो विदर्भ है ये उसी सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा है। जो आज उसके जितने जिले हैं विदर्भ के, वो उसी नागपुर की राजधानी वाले सेंट्रल प्रोविंस के ही जिले हुआ करते थे, जिसमें कि गोंदिया है, भंडारा है, तुमसर है, या फिर यवतमाल, वर्धा वगैरह, सीपी ब्रार जिसको बोलते थे। तो ये
ऑलमोस्ट हिंदी भाषी इलाका है। आज भी विदर्भ के उस इलाके में अगर आप चौक चौराहों पर चले जाएं, हिंदी बहुत अच्छे से इंटरैक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। मुंबई में बड़ी तादाद में हिंदी भाषी लोगों की मौजूदगी है, कारोबार आगे बढ़ता है, और इसीलिए भी उससे उतना परहेज ना किया जाए, ये एक विचार रहा है महाराष्ट्र में खासतौर पर। लेकिन जब अनिवार्यता की बात आ जाती है और वो कोई राजनीतिक दल की पार्टी इसे लाती है, जैसा कि अभी बीजेपी की, हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से ये कहा गया कि यार हिंदी माथे की बिंदी है, उससे इतना दुराग्रह नहीं होना चाहिए, लेकिन ये दुराग्रह से ज्यादा इसमें कितने किसके तर्क सटीक हैं ये देखने और आकलन करने की जरूरत है कि क्या महज सियासी विरोध हो रहा है कि जो मराठी भाषी हैं, लेकिन मराठी भाषी कहां के, चाहे वो आप उसको फिर ये मान लें कि मराठवाड़ा का वो इलाका हो जहां पर हार्डकोर मराठी हैं, जिनसे ये हिंदी भाषी या गुजराती भाषी लोगों से दूर की स्थिति दिखाई दे रही है, क्या उन्हें साधने की कोशिश में यह विरोध किया जा रहा है, या फिर कुछ ऐसे हिंदी भाषियों की मौजूदगी जो भविष्य में ज्यादा सपोर्टिव हो सकते हैं ऐसी कदम उठाने वाली सरकारों के लिए, क्या इस तरह का यह सियासी मुद्दा है, और क्या उसमें अपना अपना नफा नुकसान लोग देख रहे हैं जो राजनीतिक दल हैं, इसलिए यह बड़ा मुद्दा बना है। बाकी अनिवार्यता तो सभी की है मंगेश जी, लेकिन एक चीज तो है कि भाषा सीखने के लिए कोई मतलब उसमें कोताही नहीं होनी चाहिए। अगर भाषा आपको आती है तो और अच्छी बात है, लेकिन थोपना थोड़ा सा गलत है, क्योंकि देखिए हम कहीं बाहर जाते हैं तो लोग अलग स्पेनिश पढ़ रहे हैं, बहुत सारी भाषाएं जो विदेशी भाषाएं उसका ज्ञान ले रहे हैं, तो अपनी जो देश की भाषा है या राज्य की भाषा है उसका ज्ञान लेना कहाँ गलत है? एक तो अभी थोड़ी देर पहले आपने जैसे संस्कृत की बात की थी ना, मुझे लगता है कि एक जो नुकसान हुआ है, एक जो हमारा नुकसान हुआ है वो इस बात को लेकर भी हुआ है कि सारी भाषाएं निकली संस्कृत से हैं, लेकिन हमने अपने स्कूल के करिकुलम में संस्कृत को महत्व नहीं दिया। अगर हमने संस्कृत को महत्व दिया होता तो तमिल को, मराठी को, तेलुगु को, मलयालम को, हिंदी को, सबको अपने आप महत्व मिल जाता। हमने संस्कृत को महत्व नहीं दिया। नहीं दिया का परिणाम ये हुआ कि हिंदी अलग हो गई, मराठी अलग हो गई, पंजाबी अलग हो गई, सब रीजनल अपने अपने गौण होने लगी। और दूसरी बात आपने कही कि सीखी जा सकती है, बिल्कुल सीखी जा सकती है। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मेरी मदर जब शादी होकर महाराष्ट्र से लखनऊ आई, मेरा जन्म लखनऊ में ही हुआ, मैं वहीं पला बड़ा, तो मेरी मदर ने मुझे एक बात बताई थी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि कम्युनिकेशन में, क्योंकि हिंदी आती नहीं थी। और उन्होंने हिंदी न सिर्फ सीखी, उन्होंने हिंदी की परीक्षा दी, प्रयाग से उन्होंने परीक्षा पास की, और इतनी अच्छी हिंदी सीखी कि वो बाद में उनके हिंदी में लिखे हुए लेख और कहानियाँ प्रकाशित होते थे। तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मराठी भाषी हो, तमिल भाषी हो, आपको आग्रह होना चाहिए कि मुझे ये भाषा सीखनी है। जैसे मैं ये कहूँगा कि ये आग्रह बहुत कम लोगों में होता है कि हम जिस प्रदेश में जाते हैं उस प्रदेश की भाषा हमें आनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने देखा है कि जो लोग दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आते हैं वो हिंदी ज़्यादा आसानी से और जल्दी सीख लेते हैं उन लोगों के मुकाबले जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाते हैं। मतलब ये प्रयास मैंने देखा नहीं लोगों को करते हुए। जैसे मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो मुंबई में अब पूरी तरह से वो वहाँ पे रहने लगे हैं, परमानेंटली रहने लगे हैं, बट उनमें से आज भी जिनको 20-20 साल हो गए हैं, 20-20 साल उनको हो गए, पर वो अभी भी अच्छी मराठी नहीं बोल पाते। या मेरे कुछ मित्र बेंगलोर में रहते हैं, उनको 20-20 साल हो गए बेंगलोर में रहते हुए, लेकिन वो वहाँ पर अभी भी अच्छी कन्नड़ नहीं बोल पाते। पर मेरे बहुत सारे मित्र जो कर्नाटक से या तेलंगाना से आकर दिल्ली में बसे, केरल के लोग, मलयालम बोलने वाले, वो दिल्ली में आने के 6 महीने के अंदर हिंदी बोलने लगते हैं। तो ये आग्रह की भी कमी है कि मैं जिस प्रदेश में जा रहा हूँ उस प्रदेश की भाषा मुझे आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? मैं सीख लेता हूँ, उसको नहीं आती तो। मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल और देता हूँ। मेरे एक मित्र है, उनका बेटा जो है वो अभी यूके में रहता है, तो उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो यूके की है, ब्रिटिश है। तो अभी वो पिछले दिनों भारत आई थी, तो जब भारत आई तो उसने देखा कि सब लोग हिंदी में बोल रहे हैं या मराठी में बोल रहे हैं। तो जानते हैं उसने सबसे पहले क्या किया? उसने वापस जाके सबसे पहले हिंदी का कोर्स ज्वाइन किया और अब वो व्हाट्सएप पर हिंदी में बातें करते हैं। बिल्कुल आसान है, आपके अंदर ये आग्रह होना चाहिए कि मुझे ये भाषा सीखनी है। तो अगर आप जब देखिए ऐसा कहते हैं कि जब आप किसी भाषा से जुड़ते हैं तो जाने अनजाने आप उस संस्कृति से भी जुड़ जाते हैं। अगर आप अपने आप को किसी भाषा से जोड़ लेंगे तो उस संस्कृति से अपने आप जुड़ जाएंगे। अच्छा, कोई दिक्कत ही नहीं। प्रशांत जी, जब बात भाषा की हम कर रहे हैं, राजनीति तो हो रही है, क्यों? क्योंकि उन शहरों को ही मुद्दा बनाया जा रहा है मंगेश सर कि जहां पर जैसे बाहर के लोग आके रह रहे हैं, जैसे पुणे हो गया, नासिक हो गया या मुंबई हो गया, खासकर मुंबई में
क्योंकि मनसे ने भी जब शुरुआत की अपनी राजनीति की तो ऐसे ही शुरुआत की कि जो बाहर के आए हुए लोग हैं उन्हें टारगेट करना है। दरअसल अगर हिंदी की बात करें हम, इससे दुराग्रह जो है ये थोड़ा सा खटकता इसीलिए भी है क्योंकि ये भारत में प्रमुखता से ज़्यादातर बोली जाने वाली भाषा है। ऐसा शायद ही कोई प्रांत होगा जहां पर कि हिंदी भाषी नहीं पहुंच रहे हैं या उसकी सहायता की मदद की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इससे दुराग्रह अगर कोई रखेगा तो उसमें एक हठधर्मिता दिखाई देगी कि आप क्या कहीं इंटेंशनली इस तरह का विरोध तो नहीं कर रहे हैं। दूसरा तर्क इसका, दूसरा पक्ष इसका यह है कि जो हिंदी भाषी हैं अगर वो ऐसे प्रदेशों में जाते हैं जिस समय जैसे चर्चा चल रही है महाराष्ट्र की, मराठी सीखना उनकी खुद की अनिवार्यता होनी चाहिए क्योंकि ये बाधा उनके भी रास्ते की है। ये उनके भी रास्ते की बाधा है कि अगर आप मराठी भाषियों के बीच पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जरूरत की चीजें उनसे मिल रही है तो आप उस भाषा को भी सीखें, ये आपकी भी जरूरत होनी चाहिए। अब जब आप बात करें कि ये सियासी क्यों दिखाई दे रही है या अक्सर सियासत, निश्चित रूप से जब कभी ऐसे मुद्दे आगे बढ़ते हैं, अभी दरअसल तात्कालिक तौर पर ये जो विषय दिखाई दे रहा है, जो केंद्र की शिक्षा नीति है उसके तहत जो अनिवार्यता एक एक कदम आगे बढ़ाई जा रही है, देवेंद्र फडणवीस ने अब उसके त्रिस्तरीय भाषा की बात कही, त्रिभाषा फॉर्मूला अपनाने की बात कही है, तो ये त्रिभाषा सूत्र अपनाने की बात कही गई महाराष्ट्र में दरअसल सरकार की ओर से। तो ये जताने बताने की कोशिश है। अब अगर हम बात करें कि भाई क्यों इस तरीके की बात है, तो देवेंद्र फडणवीस खुद नागपुर से आते हैं, तो जिसकी चर्चा हमने पिछली बार कर ली कि विदर्भ का बड़ा हिस्सा जो है वो हिंदी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड था, तो उनका अपना कोई दुराग्रह इससे नहीं हो सकता, ये बात तो ऑब्वियस सी है। दूसरी बात इसमें यह है कि हिंदी बोलने वाले बहुत सारे लोग मुंबई में बहुतायत में रहते हैं, और सिर्फ मुंबई में ही नहीं, तमाम बड़े शहरों में। और फिर उसमें तर्क ये दिया जा रहा है, जैसे उद्धव ठाकरे का भी जो ताजा सोशल मीडिया पर संदेश आया, वो ये आग्रह कर रहे हैं कि जो गैर मराठी भाषी हैं वो भी समझें कि इसके पीछे सियासत है। दरअसल वो ये चाहते हैं कि आपके नजदीक हैं, वो आपके पक्ष के हैं, ये दिखाने और जताने की कोशिश है। प्यार से कह रहे हैं कि हम सिखाएंगे, आपको ये भाषा सिखाएंगे हम। बिल्कुल। तो राज ठाकरे उसी को लेकर के अपना पक्ष मजबूत करना चाहते हैं कि जितने मराठी भाषी हैं वो मेरे साथ खड़े हो जाइए, क्योंकि मैं महाराष्ट्र का झंडा बरदार हूं, मैं मराठी का झंडा बरदार हूं। इसके पहले भी जो उनका जेस्चर रहा है कि वो मूल मराठियों को ही नौकरी मिले, मराठियों जो भूमिपुत्र हैं उनका ही वर्चस्व वहां पर हो, इसलिए वो उत्तर भारतीयों के खिलाफ आंदोलन छेड़ते दिखाई दिए थे। कुछ ऐसी तस्वीरें बहुत ज़्यादा मशहूर भी। लेकिन ख़ास बात यह है कि हिंदी, अंग्रेज़ी और मराठी तीनों, महाराष्ट्र में मराठी उनकी निश्चित रूप से मातृभाषा है तमाम मराठी भाषियों की, लेकिन अंग्रेज़ी के लिए तो स्कूल है। वो भारत की तो भाषा वैसे मूल रूप से नहीं है, क्योंकि विश्व स्तरीय भाषा है, इसलिए वो उसे पढ़ाई जाती है ताकि शिक्षा अच्छे से हो सके। ठीक ऐसा ही कुछ रूप रंग हिंदी का भी है। वो राष्ट्रीय स्तर की भाषा एक तरीके से दिखाई देती है और कम्युनिकेशन का एक बड़ा माध्यम है। अब जब इसी के दिशा में ये कदम बढ़ाने की कोशिश हो रही है, तो इसे सियासी कदम भी माना जा रहा है। जो चाहे विरोध कर रहे हो या फिर जो पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हो, उनके विरोधी उसे सियासी कदम मान रहे हैं कि ऐसे भाषियों को अपने पाले में खड़े करना, मजबूती से आने वाले चुनाव में इसका फायदा लेना, ये इसका मकसद है। विरोधी भी यही आरोप लगा रहे हैं इस कदम को उठाने के बाद। बट मंगेश जी, ऐसा तो नहीं है कि मराठी सिर्फ महाराष्ट्र में रह रहे हैं। मतलब मेरे कई मित्र हैं जो एमपी में या बाकी शहरों में रह रहे हैं या बाकी राज्यों में भी रह रहे हैं, तो उनके लिए तो कभी फोर्स नहीं होता कि नहीं आप यहाँ से गुजराती सीख लीजिए, नहीं आप यहाँ से भोजपुरी सीख लीजिए, नहीं या और कोई भाषा है उसको सीख लीजिए। उसका देखिए बड़ा उसका सिंपल सा कारण है। हिंदी तो आप बिल्कुल एकदम दक्षिण में अगर आप नीचे चले जाएंगे तो शायद वहाँ पर नहीं समझी जाती उतनी, लेकिन अदरवाइज़ आप हिंदी ज़्यादातर भारत में सभी जगह पर समझी भी जाती है, लोग बोल भी लेते हैं। तो जो विंध्याचल से ऊपर के जो राज्य हैं वहाँ के लोगों को हिंदी सीखनी है या हमें दूसरी भाषा सीखनी है, उसकी ज़रूरत इसलिए महसूस भी नहीं होती कई बार। जैसे मान लीजिए मैं लखनऊ में पला बड़ा हूँ और मैं बेंगलोर चला जाता हूँ, तो मुझे इसलिए दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बहुत से ज़्यादातर बेंगलोरियंस को हिंदी समझ में आती है, तो कम्युनिकेशन हो जाता है, मुझे उतनी आवश्यकता लगती नहीं है। वो जब तक मेरा आग्रह नहीं होगा ना कि मैं तमिलनाडु में आया हूँ तो और मुझे यहीं रहना है, मान लीजिए मुझे अब यहीं अगले 10 साल रहना है, तो मैं तमिल सीख लूँ, ये तो आग्रह की बात होती है। जैसे एक मलयाली जब केरल के सुदूर केरल के इलाके से जब वो नर्स दिल्ली में पोस्टेड होती है किसी हॉस्पिटल में, तो वो कैसे हिंदी सीख जाती है 6 महीने के अंदर, उसको क्यों नहीं दिक्कत होती सीखने में?
बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसको ये पता है कि अब मुझे हिंदी में अगर मैंने नहीं सीखा तो मेरे को अपना एम्प्लॉयमेंट मेरा खतरे में पड़ जाएगा। हिंदी बोलने वाले के साथ वैसी प्रॉब्लम नहीं होती है। बिल्कुल। तो जहाँ उसको प्रॉब्लम होती है वहाँ वो जाता भी नहीं है। अगर उसको लगता है कि तमिलनाडु में मुझे तमिल सीखनी पड़ेगी तो वो नहीं जाएगा, वह नौकरी करेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस हैं, मौजूद हैं। और ये तो एक वो वाली बात होगी जो आपने हिंदी सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए। लेकिन जो हमने बात कही ना कि इसमें ज़्यादा बड़ा मुद्दा राजनीति का है। और राजनीति कैसे शुरू हुई इसकी, बाल ठाकरे के ज़माने में क्यों शुरू हुई, उसको ना आप ज़रा पीछे एक 60-70 साल पीछे जाएंगे ना, तो आप देखेंगे हुआ क्या था। जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही थी भारत में, यानी उद्योग धंधे स्थापित हो रहे थे, तो महाराष्ट्र जो है ना वो सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड स्टेट है भारत में, और एक समय में वहाँ सबसे ज़्यादा उद्योग धंधे भी लगे। तो सीधी सी बात है, जहाँ जिस क्षेत्र में ज़्यादा उद्योग धंधे होंगे वहाँ पर जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होंगी। तो हुआ क्या, फाइनेंशियल कैपिटल थी वहाँ पर, नौकरियों की तादाद बाकी देश के दूसरे हिस्सों के मुकाबले ज़्यादा थी, ज़्यादा नौकरियाँ बनती थी वहाँ पे। तो सीधे सीधे अब जो लोग पढ़ते लिखते गए उनको अपने प्रदेश में उतने अवसर नहीं मिलते थे जितने उन्हें मुंबई में मिलते थे। फिल्मोद्योग था सबसे बड़ी बात। फिल्मों की अगर आप कोई भी पुरानी फिल्म उठा के देख लीजिए, आपको जो वहाँ पे क्रेडिट लिस्ट मिलेगी उसमें बहुत सारे आपको नॉन महाराष्ट्रियन मिल जाएंगे, संगीतकार, गीतकार, ये इवन पूरी फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी हीरो आपको मिलेंगे सब पंजाबी थे एक समय में। तो पंजाब से और उत्तर प्रदेश से अब जितने भी आपके गीतकार थे वो सारे उत्तर प्रदेश से जाते थे, जितने भी गीतकार हुए बड़े बड़े। तो बहुत सारे लोगों को मुंबई में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से और फिल्मोद्योग की वजह से काम मिलना शुरू हुआ। सीधी सी बात है, जो लोग टैलेंटेड होते हैं उनको काम मिलता है ना। अगर कोई क्रिएटिव फील्ड है तो अगर वो उत्तर प्रदेश का हो या बिहार का हो, अगर क्रिएटिव है तो उसको डायरेक्टर रखेगा, उसको प्रोड्यूसर रखेगा। धीरे धीरे वो समस्या बड़ी होती गई उनके लिए जो राजनीति कर रहे थे। तो चूंकि फाइनेंशियल कैपिटल थी, क्योंकि उद्योग धंधे थे, क्योंकि फिल्मोद्योग था, तो ज़्यादा लोग बाहर के आके वहाँ पे बसने लगे। क्रिएटिव थे, उनमें काबिलियत थी, वो काम करने लगे। तो जो लेस क्रिएटिव था, अब मान लीजिए वो महाराष्ट्रियन था, उसकी राजनीति करने वाला आगे आ गया कि इसको क्यों नहीं, अरे उसको कैसे मिलेगा, वो उतना क्रिएटिव नहीं है ना, उतना समझदार नहीं है। तो जिस फील्ड में मुझे जिस तरीके का व्यक्ति चाहिए उसमें मुझे बिहार का बंदा फिट होता हुआ दिख रहा है। ये इसको फिर राजनीतिक हवा मिल गई कि नहीं, इनको बाहर निकालो क्योंकि वोट चाहिए। अब जब धीरे धीरे, अच्छा एक और चीज़ हुई, जो लोग उत्तर भारत से, बिहार से या इधर से गए और जो वहाँ पर जाने के बाद जैसे आपका ना एक वोट बैंक बन जाता है कि भाई इस फिर वो उनको टिकट मिलने लगे, किसकी वसाहत ज़्यादा है। फिर उनको उस इलाके में उनको पता है कि अच्छा यहाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों की संख्या ज़्यादा है। मान लीजिए कि मुंबई का कोई इलाका है, सबर्ब है, वहाँ उसको टिकट मिल गया, वो वहाँ से आमदार बन के नियुक्त हो गया, वो वहाँ से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आ गया। तो फिर वो रीजनल आइडेंटिटी के साथ रीजनल पॉलिटिक्स वहाँ पर आ गई, इम्पोर्ट हो गई। वहाँ पर बिहार की पॉलिटिक्स इम्पोर्ट हो गई, वहाँ उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स इम्पोर्ट हो गई, जिसका टसल होने लगा महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से। अब फिर जब ये हो जाता है तो फिर भाई हटाओ। तो मुंबई की कई विधानसभाओं में यही समीकरण होते हैं। लेकिन ये चीज़ ना कॉलेज में या स्कूल में बहुत डिस्टर्बिंग हो जाती है उन स्टूडेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए जो नॉन मराठी हैं, क्योंकि मुद्दा हमेशा ये रहा। जैसे मैं भी जब पढ़ रहा था तो मुझे ये कहा जाता था, अरे तुम्हें मराठी नहीं आती, या तुम नहीं सीख रहे हो, या तुम्हें बोलना नहीं आता। ऑब्वियसली हम जब हमारी थर्ड लैंग्वेज होती है तो आप इतने फ्लुएंट नहीं होते बोलने के लिए, आपने वो ABCD से शुरुआत की होती है, तो वो थोड़ी दिक्कत होती है। और जब ऐसी राजनीति हो रही हो तो उन बच्चों को तो अभी भी दिक्कत हो रही होगी जो बाहर से आ रहे हैं। वो दिक्कत निश्चित रूप से होती है, लेकिन दो तरह के पक्ष हैं इसमें कि क्योंकि उन्हें अगर अनिवार्य रूप से वो मराठी भाषा पढ़नी है, पास होना है, 33% मार्क लेने हैं, तो पढ़ाई लिखाई में भी उसको सीखना ही पड़ेगा। और अगर उन लोगों के बीच में वो उनका कार्य व्यापार चल रहा है, दिनचर्या चल रही है, तो फिर उसके लिए भी उस भाषा की जरूरत पड़ेगी। तो एक तो मजबूरी भी है कि आपको सीखनी ही पड़ेगी, वरना आपके ही जीवन में बाधाएं आएगी। ये एक पक्ष हुआ इसका। दूसरा पक्ष जो ज्यादातर अभी देखा जा रहा है वो ये कि मराठी को प्रमुखता देनी चाहिए, इस बात में किसी को वहां पर उसमें कोई दो राय नहीं है महाराष्ट्र में। लेकिन हिंदी को क्यों शामिल किया जा रहा है? अंग्रेजी तो पहले हिंदी मराठी के मीडियम चलते थे, अब हिंदी को क्यों अनिवार्य रूप से, हालांकि वो शिक्षा नीति जो आई है उसके तहत स्टेप बाय स्टेप करने की बात कही जा रही है कि उस दिशा में ये कदम है। दरअसल अगर इसे हम देखें ना, तो अभी जो सत्ता में पार्टी है बीजेपी, जो मुख्य रूप से जिसकी सरकार है शिवसेना के साथ में,
मूल रूप से वैचारिक रूप से देखें तो हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान ये केंद्र में बसती है भावना, भावनात्मक तौर पर। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं बेसिकली गुजरात के, लेकिन वो बहुत अच्छी फ्लुएंटली हिंदी बोलते हैं और ऐसा लगता है कि ये पता नहीं थोड़े समय के लिए गुजराती कई भाषाओं में भी बोल लेते हैं, कई भाषाओं में बोलते हैं। लेकिन खास बात ये कि क्योंकि उनको एक जरूरत महसूस हुई कि आपको अगर इतने बड़े पैमाने पर कम्युनिकेशन करना है तो भारत में अगर आपको अपना नेतृत्व क्षमता दिखानी है या कम्युनिकेशन करना है तो हिंदी प्रमुख भाषा के तौर पर यहाँ पर है। महाराष्ट्र में इसीलिए भी क्योंकि बड़ी तादाद में वहाँ हिंदी भाषी हैं ही। अब जिनकी सरकार इस समय है वो हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान को प्रमुखता से रखती है अपने वैचारिक दृष्टिकोण से। इसीलिए वो ये चाहते हैं कि इस दिशा में और जितना हो सके वो कदम उठाए जाने चाहिए जो हिंदी को शामिल किया गया। जो सिर्फ प्रादेशिक स्तर पर सियासत करते रहे हैं उन्हें ये महसूस होता है कि जब तक हम हार्डकोर सिर्फ मराठी की बात नहीं करेंगे, जो हमारा धरती पुत्र वोटर है, मूल रूप से महाराष्ट्रियन वोटर है, वो हमारे साथ कैसे जुड़ेगा। तो इनका फंडा तो है कि त्रिस्तरीय भाषा फॉर्मूला है जिसमें मराठी भी है, अंग्रेजी भी है और हिंदी भी है। लेकिन हमारे साथ तो, और ये क्यों है, क्योंकि वो जो दूसरे भाषी हैं जो गैर मराठी हैं उनको भी आकर्षित करना चाहते हैं। ये आरोप अब लगने लगा है। हाँ। राज ठाकरे ने इस बात की ओर संकेत किए हैं अपने संदेश में कि जो गैर मराठी हैं उन्हें भी ये समझना है कि ये सियासी फायदे के लिए उठाया जा रहा कदम है। आपको ये प्रलोभन कर देने की कोशिश है कि आपकी भी जो भाषा है, जो बहुतायत में आप बोलते हुए आए हैं उत्तर भारत के, हम उससे भी अनिवार्य रूप से लागू कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ फायदा उठा, ये आरोप राज ठाकरे लगा रहे हैं। वो कहीं उनका ही मुद्दा था, उन्होंने जैसे शुरुआत की थी। हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो उन्होंने मुद्दा उठाया था अब उसको वो बीजेपी टेक ओवर कर रही हो। बिल्कुल। क्योंकि उनकी राजनीति वहीं से शुरू हुई। मंगेश जी ने बहुत शुरू में जो एक बात कही थी, मंगेश जी, जो वही सही बात है कि ये विवाद के तौर पर कैसे आया। मंगेश जी ने जिक्र किया था बाला साहब ठाकरे का। उन्होंने दक्षिण भारतीय जब वहां बड़ी तादाद में आने लगे तो उन्होंने एक अभियान चलाया, क्योंकि उन्हें सामाजिक और राजनीतिक तौर पर और प्रखर रूप से आगे आना था। उन्हें ये एक बड़ा मुद्दा दिखाई दिया था जिसमें मद्रासियों के खिलाफ एक तरीके से जो वो उस भाषा से जुड़े हुए लोग थे, तो लुंगी और पुंगी का नारा उनका खूब चला था। उसके बाद से ही उस विचारधारा को आगे बढ़ाना कि हम सिर्फ मराठियों के लिए ही महाराष्ट्र है, उस विचारधारा को बहुत कठोरता से आगे बढ़ाने का काम राज ठाकरे करना चाहते थे। और इसीलिए भी चाहे उन्होंने अपनी राजनीतिक दल अलग बना लिया हो, वो फिर से उसी लाइन पर चलने की कोशिश कर रहे थे जो बहुत शुरुआती दौर में बाला साहब ठाकरे की लाइन हुआ करती थी। लेकिन कहीं जब रीजनल पर हम जाते तो वहाँ भाषा की ज़रूरत तो होती है, क्योंकि वहाँ के जो तबका है उसे शायद हो सकता है हिंदी, जैसे आपने कहा कि जैसे महाराष्ट्र में भी कई बहुत ग्रामीण तबका है जहाँ पे हिंदी बोली ही नहीं जाती होगी, होता है ना, तो उन्हें समझ में नहीं आती है। ऐसे में जब यहाँ से जो एम्प्लॉय होता है या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या कहा जाए जो बैंक का एम्प्लॉय है, क्योंकि मुद्दा जब बैंक से शुरू हुआ था ये वाला, उसमें जब लोग जाते हैं और वो नहीं बोल पाते तो उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो ही रही है। देखिए, मैं वही बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आग्रह हो ना, जैसे अब मैं यही एग्जांपल फिर से दूंगा कि अगर कोई तमिल बैंक में काम करने वाला कर्मचारी तमिल है और वो गाजियाबाद में पोस्टेड है, उसको 4 महीने से 3 महीने से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वो हिंदी सीख लेगा। क्या ये आग्रह एक बिहार से जो पोस्ट होके जाता है बेंगलोर में उसका रहता है कि मैं भी 4 महीने में जो है वो कन्नड़ सीख लूं, या एक गाज़ियाबाद का उल्टा, एक तमिल गाज़ियाबाद में आके नौकरी कर रहा है और एक गाज़ियाबादी जो है वो चेन्नई में जाके नौकरी कर रहा है, तो दोनों में से कौन प्रदेश की भाषा जल्दी सीखेगा? निश्चित तौर पे तमिल जल्दी सीख लेगा। ये आग्रह भी नहीं है उत्तर भारतीयों में, ये आग्रह भी नहीं है। ये इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो हिंदी भाषी हैं लेकिन उन्होंने अभी तक उस प्रदेश की भाषा नहीं सीखी जहाँ वो रहते हैं, जबकि उस प्रदेश के लोग यहाँ आके बहुत जल्दी हिंदी सीख जाते हैं। तो ये आग्रह भी नहीं है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। वहाँ देखिए, अब मुंबई में सिर्फ हिंदी मराठी का मुद्दा क्यों है? हिंदी मराठी तमिल का मुद्दा नहीं है, मराठी मलयालम, क्योंकि वहाँ पे क्या गुजराती का मुद्दा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पीछे कारण यही रहा है, जो सबसे बड़ा कारण रहा है कि जब धीरे धीरे हमारे देश में एक एक स्टेट ने अपने अपने इलाके को डेवलप करना शुरू किया, और जब दक्षिण भारतीयों के खिलाफ बाल ठाकरे ने आवाज़ उठाई कि इनको यहाँ से निकालो, तो दक्षिण भारत ने क्या किया?
उन्होंने अपना मद्रास डेवलप कर लिया, चेन्नई डेवलप कर लिया, उन्होंने हैदराबाद डेवलप कर लिया, उन्होंने बेंगलोर डेवलप कर लिया, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुंबई की। हमने पटना नहीं किया, हमने बिहार, हमने अपना लखनऊ डेवलप नहीं किया, हमने कानपुर डेवलप नहीं किया। क्यों नहीं किया? हमने चेन्नई के मुकाबले पटना को डेवलप क्यों नहीं किया? हमने बेंगलोर के मुकाबले लखनऊ को डेवलप क्यों नहीं किया? इतने सारे प्रधानमंत्री भेज दिए आपने उत्तर प्रदेश से, लेकिन आपने उत्तर प्रदेश को आप उस स्तर पे नहीं ले गए जिस स्तर पे वो लोग आपस में पॉलिटिकल लड़ाई उनकी कितनी भी हो। एक बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक बार एक बहुत अच्छी बात बोली थी हम लोग कैजुअल डिस्कशन में कि दक्षिण के लोग चाहे आपस में कितनी भी राजनीति करें, डेवलपमेंट वहाँ नहीं रुकती। उत्तर प्रदेश में या बिहार में सिर्फ राजनीति होती है, डेवलपमेंट होती ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि जितने उद्योग धंधे यहाँ लगने चाहिए थे, जितनी नौकरियाँ यहाँ पैदा होनी चाहिए थी, अगर वो हो जाती तो ये मुद्दे आते ही नहीं, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं ना, मैं मुंबई जाके क्यों नौकरी करूंगा। इतिहास में ये कमी तो रही है। क्यों नहीं हमने पटना और लखनऊ को डेवलप किया? जो अब हो रहा है ये, हाँ, ये मैं मानता हूँ कि अभी उत्तर प्रदेश ने अभी जो किया है, और ये प्रयास अगर जारी रहे तो हम कहते हैं ना, दिल्ली दूर नहीं, अब बम्बई दूर नहीं। कैसे? उत्तर प्रदेश में इस साल दिल्ली से ज़्यादा कंपनियां रजिस्टर हुई हैं। 15,000 से ज़्यादा कंपनियां रजिस्टर हुई हैं उत्तर प्रदेश में, नई कंपनियां, और दिल्ली में रजिस्टर हुई हैं 12,700। नंबर 1 पे है महाराष्ट्र, जहां आज भी मेरे ख्याल से उससे कहीं ज़्यादा नई कंपनियां रजिस्टर हुई हैं। नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने इस बार तमिलनाडु को और वेस्ट बंगाल को पछाड़ दिया है, और वो नंबर 2 पे आ गया है। अब जो नई कंपनियां रजिस्टर हुई हैं उनमें नए जॉब्स भी क्रिएट होंगे, यानी बहुत सारे उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को यहीं पे जॉब मिलेगा। उनमें से ज़्यादातर कंपनियां नोएडा में रजिस्टर हुई हैं। ये काम जो आज से 30 साल पहले होना चाहिए था, 20 मुख्यमंत्री दिए उत्तर प्रदेश ने और 3 या 4 प्रधानमंत्री दिए, क्यों नहीं ये काम हुआ? वहाँ पे दुनिया भर की पॉलिटिक्स होती रही, लेकिन उन्होंने बेंगलोर और चेन्नई की डेवलपमेंट नहीं रुकने दी, और वो आईटी के बड़े सेंटर बन गए, बड़े हब बन गए। इवन गुड़गांव डेवलप हो गया। हमने यहाँ उत्तर प्रदेश में उतनी डेवलपमेंट नहीं की। मजदूर चाहिए तो यूपी और बिहार से चाहिए, रिक्शा चलाने वाला होगा तो यूपी बिहार से होगा, सिक्योरिटी में होगा तो यूपी बिहार से होगा, सब कुछ यूपी बिहार से आएगा। लेकिन जब बाकी चीजें आ जाएंगी तो मराठी और नॉन मराठी का मुद्दा आ जाएगा। हाँ, अब एक्चुअली वो उन्हें चाहिए नहीं, जाते हैं। मतलब लेकिन ऐसा तो नहीं है यूपी बिहार से फ्लो है वहाँ। अब क्योंकि भारत का ऐसा संविधान कि आप किसी भी शहर में जाकर के अपना जीवन यापन कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है, आज़ादी है संविधान के मुताबिक। लेकिन बड़ी तादाद में हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो वहाँ पर जितनी रोज़मर्रा की और दिनचर्या की चीज़ें हैं उसकी सप्लाई से लेकर के और उन कामों को पूरा करवाने में इनका बड़ा योगदान होता है। तो जब ये यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो ये बात लाजमी है कि मराठी आनी चाहिए। लेकिन अब मराठी अगर वो नहीं आ रही तो क्या उन्हें कितनी दिक्कत हो रही है, वो कितना तकलीफ महसूस कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को होता होगा कि समझ में सब कुछ आ रहा है, हाँ, बस बोल नहीं पा रहे। ये एक सबसे अहम बात भी है जिसका जिक्र भी किया है मंगेश जी ने कि ये एक तुलनात्मक रूप से कमी है। दक्षिण भारत या फिर हम पश्चिमी भारत का हिस्सा ले लें, वो अगर नॉर्थ में आ रहा है तो तेजी से यहाँ की बोलचाल की भाषा को वो अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। तुलनात्मक रूप से ऐसा कम देखा गया है जब उत्तर भारतीय दक्षिण में जा रहा हो, या फिर वो महाराष्ट्र में हो या फिर और दूसरे प्रांतों में हो। ये तुलनात्मक रूप से कमी जरूर है। लेकिन आज चर्चा बिल्कुल नितांत इस पर हो रही है कि अब ये सियासी मुद्दा बन गया है। इसमें चाहे जितने भी हम तर्क रख दें, वो तर्क बिल्कुल एक किनारे पर, दहलीज पर जाकर के इसीलिए गौण दिखाई देंगे क्योंकि मुद्दा राजनीतिक तौर पर उछाला जा रहा है। चाहे इसके दोनों पक्षों, सरकार ने इसे लागू किया है, इस पर कदम आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, चाहे राज ठाकरे की पार्टी हो, शरद पवार की पार्टी हो, कांग्रेस के भी नेताओं ने इस बात का जिक्र किया है कि ये तो थोपने की बात है, ये जबरदस्ती हिंदी थोपी जा रही है। लेकिन अब ये खाली सियासी मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। जरूरत तो मराठी बोलने वालों को हिंदी की भी पड़ती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि सिर्फ महाराष्ट्र से काम नहीं चलेगा, हिंदी भाषी लोगों से भी पाला पड़ता है। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उसमें उनको भी बाहर जाना है, सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं। और जो हिंदी भाषी हैं वो तो महाराष्ट्र में रहें, तो उन्हें भी जरूरत है। तो ऐसा नहीं है कि जरूरत के लिहाज से ये भाषाएं एक दूसरे को आनी नहीं चाहिए, या जरूरत के लिहाज से या विकास के मुद्दे पर जोड़ करके इसे सिखाया नहीं जाना चाहिए। इसमें कहीं भी कुछ भी गैर वाजिब नहीं है कि अगर हिंदी पढ़ाई जाए, अगर इंग्लिश, वैसे तो विरोध करना था तो फिर इंग्लिश का भी बहुत मुखर रूप से विरोध होना चाहिए था कि भाई इंग्लिश से हमारा क्या वास्ता है। हम महाराष्ट्र के लोग हैं तो जैसे हिंदी से कोई वास्ता नहीं, या थोपा जा रहा है हम पर, अगर सिखाया जा रहा है तो अंग्रेजी भी। लेकिन क्यों हम अंग्रेजी के मीडियम क्यों बने हुए हैं? क्योंकि वो जरूरत का हिस्सा हो चुके हैं।
प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो जरूरत का हिस्सा है। हिंदी भी एक तरीके से कमोबेश एक जरूरत का हिस्सा है, तो उसे मूल रूप से केंद्र में लाने की कोशिश है। लेकिन अब ये जो तर्क अपने अपने हम रख रहे हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, जरूरत की बात कह रहे हैं, विकास से इसे जोड़ करके देख रहे हैं, इसे ज्ञान को बढ़ाने वाली बात कह रहे हैं, ये तो चीजें गौण होती चली जाएगी, क्योंकि इसके पीछे तो इनसे ज्यादा प्रमुखता से सियासत आ गई है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं जोड़ना चाहूँगा। अभी आईपीएल चल रहा है और उसमें जो रॉयल चैलेंजर्स की टीम थी और आई थिंक मैच दक्षिण में हो रहा था और धोनी जो कि उस टीम में है जो कि दूसरी भाषा बोलती है, मतलब जो प्रदेश दूसरी भाषा बोलता है, लेकिन जब धोनी एक ऐसी टीम के अंदर खेलते हैं जिनकी प्रादेशिक भाषा, जिसकी आइडेंटिटी दूसरी भाषा से है, तो सारा स्टेडियम चीयर करता है। वहाँ नहीं हमें बिल्कुल प्रॉब्लम होती कि एक झारखंड का लड़का यहाँ पर खेल रहा है जो हिंदी भाषी है और वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर या तमिलनाडु की टीम के लिए कोई और दूसरा खिलाड़ी खेल रहा होता है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि शायद जहाँ राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल है वहाँ तो हम फेल हो गए हैं कि मैं एक एज अ नेशन, मैं इस देश से जुड़ा हुआ हूँ, मेरी एक आइडेंटिटी इस नेशन, इस देश से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय अस्मिता जिसे हम कहते हैं वो तो सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक सीमित रह गई है, लेकिन जो रीजनल आइडेंटिटी है जिसे हमेशा लोकल पॉलिटिशियन हवा देते हैं वोट बैंक के लिए, वो सर चढ़ के बोलने लगती है। तो शायद ज़रूरत है ऐसे सामाजिक संगठनों की, शायद ज़रूरत है सेंटर की तरफ से ऐसे इनिशिएटिव्स की जिसमें आपको ज़्यादा गर्व महसूस हो भारतीय होने पे, न कि एक महाराष्ट्रियन होने पे या एक बंगाली होने पे या एक हिंदी होने पे। ज़्यादा गर्व हो इस बात पे और मुद्दे सिर्फ वो हों जो विकास से संबंधित हैं। चूँकि ये गौण हो गए हैं, ये हाशिए पे चले गए हैं, इसलिए फिर ऐसे मुद्दे जो हैं वो असर दिखाने लगते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल और दूंगा आपको कि एक बहुत बड़ा संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, RSS, पूरे देश में काम करता है और हर प्रदेश में, हर छोटे शहर, बड़े शहर में उनकी शाखाएं लगती हैं। वहाँ पर आज्ञाएं कौन सी भाषा में दी जाती है? संस्कृत में। और इसलिए वहाँ पे जो संघस्थान जिसे हम बोलते हैं, जहाँ शाखा लगती है, वहाँ जब कई प्रदेशों के लोग, जब ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर्स उनका OTC होता है नागपुर में, जहाँ पूरे देश से लोग आते हैं, ना वहाँ किसी तमिल को प्रॉब्लम होती है, ना वहाँ किसी गुजराती को प्रॉब्लम होती है, ना वहाँ किसी हिंदी भाषी को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखा है। पहली बात कि सारी आज्ञाएं संस्कृत में होती हैं और संस्कृत सब भाषाओं की जननी है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और दूसरी कि हमेशा जो भी उनके कार्यकलाप चलते हैं उसमें देश सर्वोपरि है। हम ये मैसेज देने में रीजनल लेवल पे कहीं पे फेल हुए हैं। बिल्कुल, मतलब अगर हम बात कुंभ की भी कर लें तो उसमें ना मराठी की होर्डिंग कहीं नहीं दिख रही थी। साउथ की होर्डिंग्स की भाई वहां पर लोकेशन हो, वो सारी चीजें आपको दिखाई दे रही थी, लेकिन मराठी नहीं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली मराठी और हिंदी ऐसा नहीं है कि उस भाषा को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं है, ये तो भावना ही नहीं आती। यानी अगर इसे हम निश्चित रूप से देखें तो इसमें राजनीति दिखाई दे रही है, इसमें कोई बात नहीं है। भाषा, हाँ, ये बात बिल्कुल ज़रूरी है कि अपनी अपनी प्रादेशिक अस्मिता बिल्कुल है, उससे बगैर नुकसान पहुंचाए ही बाकी के विकास की बात होनी चाहिए। जो कुछ हो ऐड ऑन हो, लेकिन प्रादेशिक अस्मिता को, चाहे अस्मिता से मतलब क्या है कि उनकी अपनी परंपरा, संस्कृति, भाषा उसका एक अनिवार्य हिस्सा होती है। तो भाषा से उनकी अपनी परंपरा, संस्कृति जुड़ी होती है। क्या उसका कोई ह्रास हो रहा है? क्या उसमें कोई नुकसान हो रहा है बड़ी तादाद में ऐसा करने से, या फिर ये ऐड ऑन हो रहा है? अगर ऐसा नहीं हो रहा है फिर विरोध नहीं होना चाहिए। हाँ, फिर जिम्मेदारियां दोनों पक्षों की बनती है कि आप उसको उतना सम्मान दे रहे हैं या फिर उसके सम्मान में कमी हो रही है। अगर सम्मान में कमी हो रही है उस प्रादेशिक अस्मिता की, चाहे वो भाषा से जुड़ी हो, उनकी अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई हो, तब फिर ये मुद्दा बनने लगता है और इस मुद्दे को कैश कराने की कोशिश होती है। फिर इसके दो पक्ष बन जाते हैं, जो इसके विरोध में होता है, जो इसके पक्ष में होता है, और ऐसा ही इस समय भी दिखाई दे रहा है। तो निश्चित रूप से मराठी के साथ भी ऐसा ही है। मराठी की अपनी एक, मराठी मूल रूप से संस्कृत निष्ठ भाषा कहलाती है। संस्कृत के मूल शब्दों का बड़ी मात्रा में समावेश मराठी भाषा में है। अभी भी बहुत ही विशुद्ध भाषा के तौर पर उसको देखा और जाना माना जाता है मराठी को। निश्चित रूप से मूल रूप से संस्कृत से जिस तरीके से उसका उद्गम है, लेकिन क्या हम उसकी अस्मिता को नुकसान पहुंचा रहे हैं ऐसा करके? यही एक प्रमुख मुद्दा है इस बात में।
मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई दिक्कत होती होगी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कभी भी कोई भाषा अगर दूसरी भाषा के साथ मिलकर काम करती है, कोई भी संस्कृति, वो जब दो संस्कृतियां एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं तो वो एक दूसरे को कभी भी नष्ट नहीं करती, बल्कि और एनरिच करती हैं। ये हमारा मतलब वे ऑफ थिंकिंग हो सकता है, ये हमारा दृष्टिकोण हो सकता है। हम अगर पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखेंगे तो जब दो कल्चर एक साथ मिलेंगे तो वो एक दूसरे को एनरिच करेंगे, डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। वो भारत की छोड़ दो, आप भारत के बाहर भी जाओगे, अगर आप स्पेनिश लोगों से मिलोगे, आप इटालियन लोगों से मिलोगे, आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे जुड़ना चाहते हो, उनसे क्या लेना चाहते हो, उनको क्या देना चाहते हो। अगर आप मन में ही बैठा के जाओगे कि नहीं इनका तो सब खराब ही है, ये तो ऐसे करते हैं, ये ऐसे बोलते हैं, हमारी भाषा अच्छी है, हमारा जो है कल्चर ज़्यादा अच्छा है, तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ जाओगे तो दिक्कत होगी। बट यहाँ पे मामला पॉलिटिकल ज़्यादा है। बिल्कुल। और जब बात सम्मान की आती है भाषा की, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं नॉन मराठी हूँ और मुझे मराठी आती है, तो मराठियों ने मतलब उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग हैं या बिहार के लोग हैं या जो नॉन मराठी हैं, उन्होंने कभी भाषा का अपमान नहीं किया। कभी मराठी को मैंने नहीं सुना कि उसे मजाक उड़ाते हुए। लेकिन जस्ट बिकॉज इतना सारा विवाद हो गया है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हैं जो अपनी भोजपुरी भाषा को बोलते हैं, वो अब शर्माते हैं, वो थोड़ा हिचकते हैं कि उस राज्य में जाके वो उस भाषा का उपयोग करें, जिससे कि यार उनको पता चला यार ये तो वहां से बिलोंग करता है, ये तो वहां से बिलोंग करता है। अच्छा, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि ये अगर हिचक है उनमें, अगर वो उसको नहीं सीख रहे हैं तो ये सिर्फ कमी के तौर पर ही देखी जाएगी। भाषा को भी छोड़ रहे हैं लोग, अपनी भाषा को भी देख रहे हैं, जबकि वो साथ में रखें। देखिए, इंग्लिश इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि कहते थे कि अंग्रेजी सल्तनत का सूरज कभी अस्त नहीं होता था। वो इसलिए कहते हैं मुहावरे के तौर पर, क्योंकि दुनिया भर के देशों पर उनका राज हुआ करता था, हर जगह वो शासन करते थे। अंग्रेजी मूल रूप से अपने आप में तो वैसे कुछ नहीं थी, सारी भाषाओं का समावेश ही उसने इतना स्ट्रांग किया, और इसलिए आज दुनिया में सबसे ज़्यादा इस तरीके से उसकी ज़रूरत महसूस होने लगी लोगों को और वो सीखने लगे। तो ठीक ऐसा ही बाकी भाषाओं के साथ भी हुआ ना। तो जब मिल रही हैं भाषाएं तो वो तो समृद्धि हो रही है, नुकसान तो नहीं ही पहुंचा रही हैं एक दूसरे को, सिर्फ नुकसान उसकी बीच की राजनीति से होता है। हालांकि इन राजनीति करने वाले लोगों को भी एक प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए सजग प्रहरी के तौर पर, कि वाकई वो जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं उससे वाकई क्या नुकसान हो रहा है। अगर महाराष्ट्र में हिंदी भाषा लागू की जा रही है प्राइमरी एजुकेशन में, उससे क्या मूल रूप से कोई क्षय हो रहा है, कोई नुकसान हो रहा है अस्मिता को, भाषा को, संस्कृति को, तो ये एक बहुत निश्चित रूप से मुद्दा बनना चाहिए। बिल्कुल। एक कमेंट लूंगा मैं सर का, उसके बाद हम क्लोजिंग कमेंट देंगे। जब महाराष्ट्र की अगर बात होती है तो मराठाओं ने पूरे देश में कई जगह पर राज किया, लेकिन उन्होंने कभी अपनी भाषा को थोपा नहीं कि अगर हम यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ पर ये भाषा बोली जाए। उल्टा मैं आपको कहूँगा कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज का मराठों का राज जब भारत में बहुत बड़े इलाके में था, तो मराठी में कई शब्द उर्दू से आए हुए हैं। उन्होंने मराठी भाषा में उन शब्दों को, अब मुजरा और ये सब शब्द हम मराठी में इस्तेमाल करते हैं, मानसा मुजरा, और ये बिल्कुल बहुत सारे शब्द आए हुए हैं। तो मैंने कहा ना, कभी भी कोई संस्कृति दूसरी संस्कृति, कोई भाषा दूसरी भाषा को डिस्ट्रॉय नहीं करती, एनरिच करती है। आप में वो अपने आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए कि मैं क्या क्या ले सकता हूँ और क्या क्या इनको दे सकता हूँ, क्योंकि वो असल में ये मुद्दा राजनीतिक है लोकल लेवल पर, या बल्कि मैं एक अच्छा एग्जांपल दूंगा। जो यंग पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है ना आज की, उसको तो ये मुद्दे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको अपने आसपास मिल जाएंगे जहाँ लड़का मराठी है और लड़की तेलुगु है, जहाँ लड़का बिहार का है और लड़की पंजाबी है। अब जो युवा पीढ़ी है ना, वो इन सब दीवारों को तोड़ रही है, और उन्हें ना भाषाई दीवारें चाहिए ना जाति की दीवारें चाहिए। ये नई पीढ़ी में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, और इसलिए ये जो नई पीढ़ी का हिंदुस्तान है ना, इसके हाथ में अब ये बड़ी बागडोर है कि वो इन मुद्दों को ख़त्म करे, और जो पॉलिटिशियंस अभी भी इन पे अपनी रोटियां सेक रहे हैं उनको करारा जवाब दे। और ये नई पीढ़ी इसको समझ रही है। इनको नहीं समझ में आ रहा कि ये फालतू में इन मुद्दों को उठा के इनको मिलने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे नई पीढ़ी के लोगों को ये समझ में आ रहा है कि असली मुद्दा हमेशा विकास है, डेवलपमेंट है। हमारे लिए आप क्या कर रहे हो? मराठी और हिंदी का मुद्दा उठाओ, तुम्हें जो करना है कर, बट मेरे लिए क्या कर रहे हो तुम? मेरे लिए तुम जॉब्स दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? अगर मैं बिहार से मैं चेन्नई जाता हूँ तो मुझे वहाँ जॉब मिलता है, प्रॉब्लम क्या है? हाँ, अगर चेन्नई वाले को दिक्कत होगी कि बिहारी यहाँ पे आके क्यों काम कर रहा है, तब दिक्कत है। बट नई पीढ़ी के लोगों ने इस बात को अच्छे से एड्रेस किया है। वो न सिर्फ शादियाँ कर रहे हैं आपस में, बल्कि उनके ग्रुप्स में, यंग लोगों के ग्रुप्स में आपको अलग अलग उसके लोग मिल जाएंगे, भाषा के लोग, बड़े मज़े से वो पार्टियां करते हैं और सब करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको।
मुझे लगता है ये नए जो पॉलिटिशियंस हैं उनको नए ज़माने के लोगों की, नए युवाओं की जो सोच है, थोड़ा उसके बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल। और मेरा ये कहना है कि सर जो भी लोग हैं जिन्हें भाषा सीखनी है उन्हें सीखनी चाहिए। जितनी भाषा का आपको ज्ञान होगा उतना आपके लिए चाहे वो देश में या विदेश में कहीं भी आप जा सकते हैं और आपके लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि भाषा का ज्ञान लेना कोई गलत नहीं है, लेकिन थोपना गलत है। क्लोजिंग कमेंट प्रशांत जी। बिल्कुल, अब यहाँ सम अप कर सकते हैं अपनी चर्चा को हम कि जो मुद्दा उठा रहे हैं, चाहे इसके पक्ष में या विपक्ष में, बिल्कुल, इनके ऊपर जिम्मेदारी इन्हें ये सोचना है, समझना है कि क्या बहुत ठोस तर्क इनके पास हैं अपने अपने पक्ष में। अगर नहीं है तो जनता के बीच इस तरह के मुद्दे उछाले जाने के बावजूद वो बहुत गौण होंगे और बिल्कुल इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इधर से सुनकर इधर से निकाल देगी जनता। राजनीति का मुद्दा बनाने वाले इसे बनाते रहें, वो कहीं भी स्टैंड नहीं करेगा। ये जिम्मेदारी उन लोगों की जो मुद्दा बना रहे हैं, इसके दोनों पक्ष हैं, उन दोनों की ये जिम्मेदारी है कि क्या वाकई ठोस तर्क उनके पास हैं जिन्होंने लागू किया, क्या उनके अपने तर्क हैं इसे लागू करने पर, जो विरोध कर रहे हैं क्या उनके ठोस तर्क हैं इसे, क्या वो बता पाएंगे कि इससे कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है। अगर जिसका पक्ष भी कमजोर होगा वो ये लड़ाई अगर लड़ रहा होगा तो वो निश्चित रूप से हारेगा, क्योंकि हर किसी के दिलो दिमाग में वही बात है मंगेश जी ने जो कही कि विकास के पथ पर अग्रसर होना है। कौन उसमें शामिल हो सकता है, चाहे भाषा हो, संस्कृति हो, आपकी अपनी कोई और चीज, वो उसके साथ शामिल हो जाएगी। ये मुद्दे गौण रहेंगे, पीछे छूट जाएंगे।